सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना 9 बजे जनमत में और रात को रिपीट टेलीकास्ट 12 बजे। हर रोज ये एकमात्र कार्यक्रम है जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर यानी ट्विटर पर जाकर आप वोट करते हैं। #JNMAT आप टाइप करेंगे, आप सीधा हमारे मुद्दों पर पहुंच जाएंगे। बड़े मुद्दे हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं और आज कौन से मुद्दे वो हैं वो आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये लीजिए। अफवाहबाजों पर नकेल क्यों कसी जा रही है ये भी मैं आपको बता दूं कि भाई महाकुंभ को लेकर बहुत सी अफवाहें, कुछ ऐसे लोग या फिर षड्यंत्रकारी लोग जो हैं जानबूझकर वो कर रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैसे नकेल कसी है वो आपको बताएंगे। फिर विश्व गुरु सनातन, देखिए साउथ अफ्रीका में आपको बता दें कि सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है कि भाई सदर्न गोलार्ध कह लीजिए, उसमें सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है BAPS यानी स्वामी नारायण मंदिर। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जैसे कि अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली का, उसी के तर्ज पर यह भी एक मंदिर है बहुत विशाल जो कि साउथ अफ्रीका में बना है। इसके भी दृश्य दिखाएंगे, भव्य दृश्य दिखाएंगे और सनातन कैसे हर जगह फैलता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है और सभी को आशीर्वाद दे रहा है। इस मंदिर के जरिए आपको तस्वीरें के माध्यम से दिखाएंगे साउथ अफ्रीका में बढ़ता सनातन। फिर पादरियों का भांडा फोड़ हुआ है। देखिए एक समिट हुआ था फिलीपींस में जहां पे बहुत सारे लोगों ने ये बात कबूली कि उनके साथ यानी कि पादरियों के द्वारा, जो कि ईसाई पादरी होते हैं, उनके द्वारा कैसे शोषण किया गया बच्चों का, महिलाओं का। उसके ऊपर जो है कि बहुत बड़ी एक समस्या है जिससे ईसाई खुद जूझ रहे हैं, लेकिन कोई खुल के सामने आता नहीं, यहां पे खुल के बोला गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान में इसको टेबल कर दिया गया है और सजा का प्रावधान है कि भाई जबरन अगर धर्मांतरण कराया गया, लुभाया गया, फंसाया गया या फिर जनजातीय समाज से हो या फिर SC कैटेगरी से कोई हो, उसको अगर जबरन या फिर किसी तरीके से आपने कन्वर्ट किया तो सजा है और अच्छा जुर्माना है और इसको और सख्त बनाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई उम्र कैद होनी चाहिए। चलिए ये मुद्दे मैंने आपको बताए, अब आते हैं पहले मुद्दे पर। बात करेंगे कुंभ की भी और PM मोदी की भी, और चुनाव तो है ही है। PM मोदी बुधवार को माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पुण्य काल में पवित्र त्रिवेणी में पुण्य की यानी डुबकी जो है वो लगाएंगे। स्नान के बाद वो संगम तट पर ही गंगा की पूजा कर देशवासियों की कुशलता की कामना करेंगे। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के पहले 13 दिसंबर 2024 को संगम तट पर गंगा की आरती और पूजा कर इस महाआयोजन के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना की थी। वर्ष 2019 के कुंभ के शुरू और बाद में भी PM आए थे। बता दें कि PM मोदी का लगभग 1 घंटे का महाकुंभ नगर में कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। वे बमरौली एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह लगभग 10 बजे विशेष वायुयान से पहुंचेंगे और इसके बाद सेना के 3 हेलीकॉप्टर से अरैल स्थित DPS मैदान के हेलीपैड पर उतरेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि जहां से कार से VVIP यानी VIP जेटी पर जाएंगे। जेटी वो जगह होती है जहां पर जहाज समुद्र के करीब से आप उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। VIP जेटी पर वो जाएंगे। यहां से निषादराज क्रूज से संगम में डुबकी लगाने जाएंगे। इसके बाद गंगा की पूजा आरती करेंगे। इस दौरान वे अखाड़ों, आचार्यवाड़ा, दंतीवाड़ा और खाक चौक के प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता करेंगे। लगभग 1 घंटे बाद यहां से वे लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रयागराज से लेकर महाकुंभ मेला क्षेत्र तक तैयारी की जा रही है। CM योगी आदित्यनाथ ने भी मंगलवार को महाकुंभ का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रधानमंत्री आ रहे हैं भाई। सोमवार को एयर वाटर फ्लीट रिहर्सल भी हुआ, साथ ही मंगलवार को रोड फ्लीट रिहर्सल भी हुआ। प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले ही बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। बता दें कि पिछले कुंभ 2019 में श्रद्धा और सद्भाव से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव पखारकर सामाजिक समरसता का भी संदेश दिया था। कल्पना में भी ऐसे सम्मान की उम्मीद ना करने वाले 5 कर्मचारी तब निशब्द थे, स्पीचलेस हो गए थे। बस नम आंखें ही बोल रही थी। कुंभ नगरी के गंगा पंडाल के इस नज़ारे को देखकर अन्य स्वच्छता कर्मियों और स्वच्छग्रहियों की भावनाएं उस समय उफान पर थीं, तो PM मोदी ने भी इसे अपने जीवन का सबसे अविस्मरणीय पल बताया था।
उस दौरान पंडाल में मौजूद हजारों कर्मचारी लगातार तालियों से इस पल का स्वागत करते रहे थे। देखिए, वहीं 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और लगभग 60 घायल हो गए, अब बीजेपी विरोधी दलों, विशेषकर सपा के लिए गिद्ध राजनीति करने और झूठ फैलाने का राजनीतिक अवसर बन गया है। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के सरकारी आंकड़ों को खारिज कर दिया और यह भी दावा किया कि प्रयागराज में पानी दूषित हो गया है, क्योंकि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव पवित्र गंगा नदी में फेंक दिए गए हैं। 3 फरवरी को मीडिया से बातचीत के दौरान जया बच्चन ने कहा कि इस समय पानी सबसे ज्यादा कहां दूषित है? कुंभ में। भगदड़ में मरने वालों के शव नदी में फेंके गए हैं, जिसकी वजह से पानी दूषित हो गया। इस तरीके का बयान दिया गया है। असली मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चलिए आपको हम जया बच्चन की, यानी सपा की सांसद, उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं, फिर आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ। अब इन्हीं नेताओं और सांसदों के चलते कई अफवाहबाजों ने भी जन्म ले लिया है, जो कुंभ को लेकर न जाने किस किस तरह की खबरों को लोगों तक पहुंचाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ के बारे में फर्जी सूचना फैलाने के लिए कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नेपाल का एक पुराना वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति थी, जिसके कारण श्रद्धालुओं की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फर्जी वीडियो में यह भी कहा गया है कि प्रयागराज में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। महाकुंभ पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराओं में बीएनएस की धारा 353, 2023 और आईटी एक्ट की धारा 67 शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने भगदड़ के बारे में गलत सूचना फैलाई और दावा किया कि भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों की किडनी निकालकर लापरवाही से पानी में फेंका जा रहा था। कुंभ मेला पुलिस ने एक्स पर चेतावनी देते हुए कहा कि नेपाल की घटना से संबंधित वीडियो को महाकुंभ प्रयागराज का बताकर अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कृपया तथ्यों की पुष्टि किए बिना सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक पोस्ट ना करें। तो देखिए, इसके साथ एक और खबर का पहलू मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान की खबर है, लेकिन कैसे महाकुंभ से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में आखिरी सांस पूरी करने वाले 480 लोगों को भारत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप जान लीजिए खबर को विस्तार से। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा के माध्यम से इन 480 लोगों की अस्थियां भारत लाई गई। पाकिस्तान के कराची स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर, देखिए आज मंगलवार का दिन है, पंचमुखी का नाम पाकिस्तान में भी। पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य सेवक महंत श्री रामनाथ महाराज ने बताया कि पाकिस्तान में अकस्मात अथवा आयु पूरी करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुए इन 480 हिंदुओं की मृत्यु के बाद शवों का संस्कार किया गया। इनकी अस्थियों को कलश में मंदिर अथवा शमशान घाट में सुरक्षित रखा गया था। मृतकों के स्वजनों की ये दिली इच्छा थी कि अस्थि प्रवाह पतित पावनी गंगा मां में किया जाए। भारत सरकार ने इसके लिए 2 वर्ष पूर्व ही अनुमति दे दी थी। रविवार को इन अस्थियों को भारत लाए हैं और हरिद्वार में विसर्जित किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान से आए हिंदू महाकुंभ जाकर पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो देखिए, ये इतना पवित्र है ये महाकुंभ और वहां का स्नान
और देखिए गंगा में तो अस्थियों का विसर्जन होना, इससे ज़्यादा सौभाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। और हर हिंदू की मृत्यु उपरांत भी एक इच्छा होती है कि भाई जो हमारी अस्थियां हैं वो गंगा माँ में जो है विसर्जित की जाए। चलिए, खबर हमने आपको बताई और पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। सपा कर रही है महाकुंभ का माहौल खराब, क्योंकि भाई जया बच्चन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। विरोध करना ठीक है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जरूरी था क्या? 86% 86% लोग कहते हैं हाँ, 14% लोग कहते हैं ना। करेंगे एक सुंदर भव्य दिव्य मंदिर की, BAPS मंदिर की। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें हजारों हिंदू श्रद्धालु शामिल हुए हैं। अब रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय लोगों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, जो हिंदू धर्म का जो है पूरी लगन से पालन करते हैं और देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले के हाथों अनावरण इसका किया गया और भव्य मंदिर और सांस्कृतिक परिसर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा माना जाता है। माशातेले ने बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS बहुसांस्कृतिक केंद्र को और मंदिर के प्रथम चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि BAPS के सिद्धांत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय लोकाचार उबुंटू के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा, हमें राष्ट्र निर्माण में हिंदू समुदाय की भूमिका पर विचार करना चाहिए। इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और मूल्य समृद्ध हैं और इसने हमारे विविध समाज के सामाजिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख धर्मों में से एक है। BAPS के प्रवक्ता ने जोर देते हुए कहा कि यह प्रतिष्ठान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द और आपसी समझ को भी बढ़ावा देगा। ये केंद्र न केवल आध्यात्मिक साधना के लिए एक स्थान होगा, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ाने वाला एक सांस्कृतिक संगम भी होगा। BAPS के प्रवक्ता हेमंग देसाई ने कहा, रविवार को 92 साल के BAPS प्रमुख गुरु महंत स्वामी महाराज जी की मौजूदगी में भव्य समारोह संपन्न हुआ, जो उद्घाटन के लिए विशेष रूप से भारत से आए थे। उन्होंने मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान धार्मिक पूजा भी की थी। उक्त मंदिर 14.5 एकड़ भूमि पर पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। ये कीनिया के नैरोबी में स्थित मंदिर जैसा ही है। मंदिर में एक सांस्कृतिक केंद्र के साथ साथ 3000 सीटों वाला ऑडिटोरियम, 2000 सीटों वाला बैंक्वेट हॉल, एक शोध संस्थान, कक्षाएं, प्रदर्शनी और मनोरंजन केंद्र और एक क्लिनिक सहित अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं भी हैं। 92 वर्षीय महंत द्वारा अभिषेक अनुष्ठान से पहले शनिवार 1 फरवरी को जोहानिसबर्ग में लगभग 12 हिंदू भिक्षुओं द्वारा बैंड और नृतकों द्वारा भक्ति संगीत के साथ एक छोटी नगर यात्रा निकाली गई। उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे आस्था और एकता का प्रतीक बताया और BAPS अधिकारियों को सामाजिक चुनौतियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा के समाधान में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। BAPS के प्रवक्ता हेमंत देसाई के अनुसार इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि जोहानिसबर्ग में पहले से ही बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण जो बहुत जल्द शुरू होगा, दक्षिण अफ्रीकी धरती पर हजारों साल पहले की प्राचीन हिंदू वास्तुकला वाला एक बहुत ही अलंकृत हिंदू मंदिर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में ब्रिक्स बैठक से पहले जोहानिसबर्ग में निर्माणाधीन मंदिर स्थल का दौरा किया था और हिंदू संस्कृति के प्रसार में इसके महत्व की सराहना की थी, जबकि इस भव्य मंदिर के निर्माण में वैश्विक स्तर पर 12,500 स्वयंसेवकों का योगदान रहा है। तो हर जगह मैं कहता हूं कि भाई सनातन मंदिर जहां जहां बनेंगे उतना ही लाभान्वित वहां की जनता होगी कि सनातन जो है वो सभी को उठा के लेके जाता है, साथ लेकर चलता है, उत्थान करता है। पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी क्विकली आपको जल्दी से पूछ लेता हूं। विश्व को राह दिखा रहा है क्या सनातन? तो उसका उत्तर आपको बता दें, 97% लोगों ने कहा हां और 3% लोगों ने कहा ना। फिलीपींस में एक ऐतिहासिक 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य चर्चों में बच्चों के यौन शोषण और पादरियों द्वारा इन अपराधों को ढकने की भूमिका पर खुलकर चर्चा करना था। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में दुनिया भर से विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य चर्चों में
शोषण को लेकर एक लंबे समय से अनदेखी की जा रही समस्या पर ध्यान आकर्षित करना और विकासशील देशों में शोषण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाना था। सम्मेलन में ECA ग्लोबल की अध्यक्ष जेम्मा हिकी ने पीड़ितों की आवाज को प्रमुखता से उठाया, जो वर्षों से चर्च और शोषकों द्वारा चुप कराए गए थे। हिकी ने बताया कि चर्च के उच्च अधिकारियों ने शोषकों को बचाने के लिए उनके अपराधों को छिपाया और पीड़ितों की तकलीफों को अनदेखा किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि चर्च अपनी भूमिका को स्वीकारे और इसके लिए जिम्मेदारी ले। सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर मरे पीटर हिजली ने विकासशील देशों में चर्चों के प्रभाव और संस्थागत शक्ति के कारण शोषण की घटनाओं के बढ़ने की चिंता जताई है। उन्होंने कहा, हमें ऐसे स्थानों की आवश्यकता है जहां पीड़ितों को न्याय मिल सके और वो अपने दर्द और पीड़ा को साझा कर सकें। ये सम्मेलन इन्हीं मुद्दों पर गहरी चर्चा और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर है। सम्मेलन में चर्चा की गई कि चर्चों और धार्मिक संस्थाओं को अपनी सुरक्षा नीतियों में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके और पीड़ितों को उचित सहायता मिल सके। इसके साथ ही कानूनी और सरकारी संस्थाओं को भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकारते हुए पीड़ितों के साथ विश्वास और सहयोग का पुनर्निर्माण करना होगा। इस शिखर सम्मेलन ने एक नई उम्मीद का संचार किया है, जिसमें चर्चों और समाज को इस गंभीर मुद्दे की ओर अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलीपींस में चर्चों में शोषण को लेकर चर्चा हुआ और पहली बार कह लीजिए या कुछ कम ही बार ऐसा हुआ है कि खुल के ये लोग सामने आए हैं और उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और पादरियों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों का शोषण रुक जाना चाहिए, उस पर नकेल कसी जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये दबाने वाले मामले नहीं है। हमने आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा, ईसाई पादरियों के कुकर्मों का अंत होना चाहिए, तो 98 लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने 3 फरवरी को राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बलपूर्वक धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में विभिन्न अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल बीजेपी और उसके दक्षिणपंथी सहयोगियों द्वारा मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से कथित तौर पर विवाह करके उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के प्रयास के लिए किया जाता रहा है। विधेयक के पेश होने के साथ ही राजस्थान बीजेपी शासित ऐसा नवीनतम राज्य बन गया है जिसने कथित जबरन धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधेयक पेश किया। विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले आधिकारिक रूप से सूचित करना अनिवार्य होगा, ताकि जबरन या धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके। अच्छी पहल। विपक्षी कांग्रेस ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा की कोशिश है। कांग्रेस विधायक और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा, अगर सरकार को कोई व्यक्ति या संगठन जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता हुआ मिलता है तो वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहे। उन्होंने कहा, महाकुंभ में मरने वालों के मुद्दे को संबोधित करने के बजाय भाजपा समाज में विभाजन पैदा कर रही है। विधेयक के उद्देश्य में स्पष्ट किया गया है कि जबकि धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इसे जबरन या सामूहिक धर्मांतरण के रूप में नहीं देखा जा सकता और राजस्थान में इस विषय पर पहले कोई विशेष कानून न होने के कारण इसे आवश्यक माना गया। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश हुआ है, उसमें भजन लाल सरकार ने ये विधानसभा में इसको पेश किया है। इसमें 10 साल की सजा है, बिल में प्रावधान है और अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं होने वाली है। चलिए, ये खबर भी आपको मैंने फटाफट बताई ताकि और भी खबरें आप जान पाएं, लेकिन पोल के माध्यम से प्रश्न भी है वो भी आपको हम सुना देते हैं कि और प्रतिक्रिया भी आपको वो भी हम सुना देंगे। ऐसा है कि समय समय पर अलग अलग बातें होती रही और धर्म परिवर्तन बिल का कानून पहले से ही मौजूद है और पहले कांग्रेस की सरकार भी इसके बारे में बहुत सारी जवाब दे चुकी है और कानून बन चुके हैं। अब सिर्फ एक ढकोसला और दिखावा करने की राजनीति के तहत ये बिल लाया जा रहा है और मैं ये कहता हूं कि नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान
की बात पे राज में आने वाले लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि कानूता के अंदर नग्न अवस्था में महिला की डेड बॉडी मिलती है, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, 450 स्कूलें बंद कर रही, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आज विधानसभा में चर्चा होगी और जवाब दिए। सूर्य नमस्कार पे आपत्ति नहीं है, आपत्ति कि शिक्षा मंत्री अपना धर्म निभाए। देखिए, ये एक समय की आवश्यकता है। गांव, ढाणी, जिला, प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर घटित हुई हुई लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ में ये जो बिल लाया जा रहा है, ये एक समय की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय के अंदर बच्चियों को। चलिए, इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो बता दूं। क्या पास होगा धर्मांतरण विरोधी विधेयक? ये हमने प्रश्न पूछा, टेबल हो गया है। 93% लोगों ने कहा हां और बिल्कुल 7% लोगों ने कहा ना। अब दिल्ली में मतदान में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश सचिव संतोष रंजन ने कहा कि चुनाव में हार के बाद केजरीवाल ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। उनसे इसी बात पर दिल्ली ब्यूरो चीफ हमारे सौरभ तिवारी ने वरिष्ठ संवाददाता हैं खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, क्योंकि चुनाव से संबंधित है, तो एक बार जरूर सुनिए संतोष रंजन के द्वारा क्या कुछ कहा गया। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। हम बात करते हैं बिहार बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री संतोष रंजन जी से। संतोष जी, 10 दिन से आप दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है दिल्ली में आपको? देखिए, दिल्ली अब उबरना चाहता है, इस झूठों की सरदार से बाहर निकलना चाहता है। दिल्ली की जनता अब डबल इंजन की सरकार चाहती है, नरेंद्र मोदी में विश्वास दिखाना चाहती है। दिल्ली की जनता अब आगे निकल चुकी है और दिल्ली में पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इसका हम भरोसा दिलाते हैं। क्योंकि गलियों में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में हमने घूमने का काम किया है। यहाँ जो नकली वादे करके, दिग्भ्रमित करके जो वोट लेने का काम किया गया है, उससे अब लोग आगे निकल चुके हैं। अब लोग विकास चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, झूठे से अलग होना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को स्थापित करने के लिए, दिल्ली की अलग पहचान बनाने के लिए लोग भाजपा की सरकार के साथ जाना चाहते हैं। आप पूर्वांचल के बड़े नेता हैं और पूर्वांचल का वोट बैंक बड़ा एक वोट बैंक माना जाता है, क्या अपील करेंगे अपने पूर्वांचल के लोगों से आप? देखिए, अब पूर्वांचल पहचान का मोहताज नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी राजधानी है और यहाँ हर तीसरा आदमी पूर्वांचली है। तो पूर्वांचली अपने हक हकूक़ के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहता है, डबल इंजन की सरकार बनाना चाहता है। पूर्वांचली देख चुका है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, गजब का रफ्तार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, गजब की रफ्तार है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, गजब की रफ्तार है। तो इसलिए दिल्ली का भी जो पूर्वांचली है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है, नरेंद्र मोदी के कंधे से कंधे मिलाना चाहता है। तो हम आपसे कहेंगे, आश्वस्त रहिए, 5 तारीख को सबके सब लोग कमल का ही बटन दबाने जा रहे हैं। तो संतोष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश मंत्री हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में कमल खिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अब हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं। अब दिल्ली का चुनाव जो है वो जनता कल तय करेगी, किसको चुनना है, किसको नकारना है। लेकिन आपको केवल सुदर्शन न्यूज देखना है, सटीक, बिना मिर्च मसाले के, कोई फेक आंकड़े हम नहीं दिखाते। एज इट इज कंफर्म करके खबरें चलती हैं सुदर्शन न्यूज पर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भाई, ये सुदर्शन का ये मुद्दा है, हमने ही ये मुद्दा बार बार उठाया। हमने कहा था कि भाई हमारे देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं, चाहे बांग्लादेशी कह लो, चाहे आप उनको रोहिंग्या कह लो, चाहे वो पाकिस्तान से, अफगान से, कहीं कहीं से भी लोग जो हैं भारत में आके बस रहे हैं। डेमोग्राफी बदली जा रही है और ये बहुत धीरे धीरे हो रहा था पहले, अब तो ये बहुत तेजी से हो रहा है। इस पर रिपोर्ट भी सामने आई है। अब बात करेंगे हाल ही में आई 114 पन्नों की जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रिपोर्ट की, जिसमें अब एक नया खुलासा हुआ है। इस 114 पन्नों की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का देश और विशेषकर राजधानी दिल्ली में कितना अधिक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 1951 में दिल्ली की जनसंख्या में हिंदू 84% थे, जो 2011 तक घटकर 81% हो गए। लेकिन इसी बीच दिल्ली में मुस्लिम आबादी 5.7% से बढ़कर 12.8% के आसपास पहुंच गई, जिसका अर्थ यह है कि अवैध घुसपैठियों से दिल्ली में मुस्लिम दोगुना हो गए हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या दिल्ली के आर्थिक, सामाजिक और यहां तक कि राजनीतिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। कल चुनाव है भाई साहब, अब ध्यान रखिएगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कुछ मजहबी समूहों और राजनीतिक लोगों से समर्थन भी पा रहे हैं। यहां तक कि इन घुसपैठियों के चलते दिल्ली के स्थानीय लोगों की नौकरियां तक जा रही हैं और सबसे ज्यादा सरकारी योजना का भी ये लोग ही लाभ उठाते हैं। ये तो गरीब खुद को दिखाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ये नजर आएंगे, सरकारी स्कूलों में ये नजर आएंगे, सरकारी नौकरियों के पीछे ये भागते नजर आएंगे। हर छोटे से बड़ा काम इनको करना है, क्योंकि इनके लिए तो बांग्लादेश से भाग के आए हैं इनके परिवार, इनको चाहिए रोजगार, इनको पेट पालना है। वहां पर इनकी दाल गली नहीं, अब आपकी रोटी ये छीनेंगे। अब बता दें, अब इन सब के चलते सरकारी सुविधाओं पर दबाव पड़ रहा है। इस घुसपैठ से दिल्ली के कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घुसपैठिए देश में घुसने के लिए फैमिली फर्स्ट की नीति अपनाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन घुसपैठियों के परिवार से पहले परिवार का एक आदमी दिल्ली के भीतर आकर बस जाता है, पैसा कमाता है और रहने की जगह ढूंढता है। इसके बाद वो एक एक कर अपने परिजनों को भी बांग्लादेश से लाना शुरू कर देता है। ये घुसपैठिए पहले कुछ दिन सीमाई राज्यों में रुकते हैं और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। बीते कुछ दिनों में अवैध महिलाओं की संख्या बढ़ी है। दिल्ली आने वाले 43% से अधिक घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में जाकर रुकते हैं। दिल्ली में बसने के बाद क्षेत्रीय या धार्मिक पहचानों के इर्द गिर्द बनाए गए समूह इन्हें मदद करते हैं। इसमें बड़ा काम ईद, मुहर्रम और बाकी मजहबी त्योहारों पर होने वाले आयोजन करते हैं। दिल्ली में घुसपैठियों को सहायता देने और छत, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कानूनी सहायता और यहां तक कि बैंकिंग तक पहुंच जैसी सेवाएं देना बिना रजिस्टर किए गए एनजीओ और मजहबी समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग अवैध प्रवासियों को रोजगार पाने और स्थानीय समुदायों में मिलने घुलने में मदद करते हैं। कभी कभी ये सरकारी नियम भी दरकिनार करते हैं। एनजीओ द्वारा दी जाने वाली सहायता के अलावा स्थानीय कई राजनीतिक हस्तियां भी, उनकी भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ये राजनीतिक हस्तियां इन्हें घर ढूंढने के लिए फर्जी कागज तक दे देती हैं। ये घुसपैठिए दिल्ली में कम पैसों पर भी काम करने को राजी हैं। ये दिल्ली के भीतर निर्माण, घरेलू काम, सफाई और रेडी पटरी वाला जो काम है वैसे कामों में जुड़े रहते हैं। इससे दिल्ली के भीतर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये लोग अपराध और गैर कानूनी धंधों में भी जुड़े हैं। ये दिल्ली की ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये घुसपैठिए सिर्फ भारत में कमाकर अपना ही काम नहीं चला रहे, बल्कि पैसा बांग्लादेश भी भेज रहे हैं। लगभग 50% बांग्लादेशियों ने भारत में खाते भी खुलवा लिए हैं। 20% बांग्लादेशी घुसपैठिए जमीन भी खरीद चुके हैं। देखिए, आपने नहीं खरीदी होगी, इन बांग्लादेशियों ने खरीद ली है, जो बाहर से आके चोरी छिपके आए, आपका रोजगार छीना और आपकी जमीनें भी अब जाएगी। अब जो कि चिंता की बात है, दिल्ली में इस काम से अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। दिल्ली में रहने वाले 96.3% घुसपैठिए मुसलमान हैं। इनके चलते दिल्ली के उन इलाकों की जनसांख्यिकी भी बदल गई है जहां ये आकर बसे हैं, जिसके चलते यहां रहने वाले निवासियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी ज्यादातर यही लोग उठा रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले 75% अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। इसके चलते स्थानीय लोगों को इलाज नहीं मिलता। ये घुसपैठिए फर्जी पहचान दस्तावेजों का भी उपयोग करते हैं। ये अक्सर नकली आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, वोटर आईडी और राशन कार्ड बनवाते हैं, जिससे उन्हें शहर की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलता है, जिससे देश के लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इन नकली दस्तावेजों की उपलब्धता भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं। अगर गैर नागरिक छोटे तौर पर भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो ये संभावना एक बड़ा मुद्दा है। इसके चलते प्रवासियों के विरुद्ध कड़ी जांच की बात भी उठती है और उठाई जाती है। तो डेमोग्राफी चेंज अगर हो, वो भी इस तरीके से कि भाई हिंदुओं की आबादी कम हो जाए और उसमें बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ जाए, तो ये किस षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, आप ही ज्यादा समझदार हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले मुद्दे की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे उस इकोसिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो इस देश की कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। वक्फ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को आखिर परेशानी क्या है? क्या भारत का मुसलमान खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझता है? वक्फ संशोधन विधेयक पर कट्टरपंथी नेताओं की बौखलाहट देखने को मिल रही है। ओवैसी जैसे नेता धमकाने वाली भाषा में बयान दे रहे हैं कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन इस देश की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है? क्या भारत का मुसलमान कानून से ऊपर है
क्या वक्फ बोर्ड मनमानी करता रहेगा और सरकार उस पर कार्रवाई भी ना करे? इस देश में मंदिरों की संपत्तियां सरकार के अधीन हो सकती हैं, लेकिन वक्फ की संपत्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वक्फ बोर्ड खुद को सुपर गवर्नमेंट समझता है और दशकों से हिंदुस्तान में लूट मचाता आया है, जिस पर अब जब कानून की लात पड़ने ही वाली है तो कुछ कट्टरपंथी मजहबी नेता खुद को नेता बताते हैं, इससे बौखला गए हैं। ओवैसी कह रहा है कि वो अपनी मस्जिद और दरगाह का 1 इंच भी नहीं देगा। किसने मांगी उससे जमीन? लेकिन क्या वक्फ बोर्ड के नाम पर देश भर में हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियों का खेल चलता रहेगा? क्या जिन गरीब हिंदुओं की जमीनें जबरन वक्फ में दर्ज करा दी गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? और वक्फ की भूमि पर रहने वाले किराएदारों के साथ बोर्ड का अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव जायज है? सरकार वक्फ की इसी मनमानी पर नकेल कसने के लिए विधेयक ला रही है, जो ओवैसी और बर्क जैसे कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रही। चलिए इस खबर पर हमारी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। जब भारत का संविधान सबके लिए एक समान है, तो फिर ओवैसी और बर्क जैसे नेता मुसलमानों के लिए विशेषाधिकार की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? क्या ये कट्टर मजहबी नेता मुसलमानों को संसद के बनाए कानून से ऊपर समझते हैं? अगर नहीं, तो फिर ओवैसी और बर्क जैसे नेता वक्फ संशोधन विधेयक से इतना घबरा क्यों रहे? I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. उल्लंघन है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जिस प्रकार के हमारे धार्मिक उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, गलत। हम पूछना चाहते हैं कि आप क्यों इस प्रकार के बिल लेकर के आ रहे हो, जिससे कि हमारे समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वास्तव में ओवैसी और बर्क जैसे नेता संविधान का नाम लेकर मुसलमानों को बरगलाने और दरगाह का नाम लेकर मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल दरगाह या मस्जिदों के छीनने का नहीं, बल्कि वक्फ के अपारदर्शी कार्यों और मनमानियों पर लगाम लगाने का है। क्या वक्फ संपत्तियां सिर्फ मजहब के नाम पर कब्जा करने के लिए है? क्या इन संपत्तियों का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए? देश में वक्फ की लूट जगजाहिर है। हाल ही में वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संपत्तियों में वर्षों से हो रहे किराएदारों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता जताई। जिस रिपोर्ट की माने तो वक्फ संपत्तियों में रह रहे किराएदारों के साथ वक्फ अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव कर रहा है। किराएदारों से मुआवजा, किराया और दान लेने के बावजूद उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाता है। किराएदार की मौत होती है तो उनके उत्तराधिकारी को अधिकार नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर देश में वक्फ बोर्ड को ऐसा विशेषाधिकार क्यों? जब हिंदुओं के मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, तो वक्फ स्वतंत्र क्यों? जब हर धार्मिक ट्रस्ट का ऑडिट होता है तो वक्फ क्यों बचता है? जब अतिक्रमण हटाने का कानून सब पर लागू होता है तो वक्फ पर क्यों नहीं? जो बात शुरू से बिल्कुल होगा, जो बात ऐसे होगा जैसे आर्टिकल 370-35 है जब आ रहा था रिमूव करने की बात, तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। जब 3 तलाक था तब विरोध किया था, सबका फायदा हुआ। इसी तरह से जब वक्फ का नया बिल आएगा तब भी फायदा। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश कानून से चलेगा। कोई समाज मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं। अब देश वक्फ की धोखाधड़ी, कब्जे और विशेषाधिकारों के खिलाफ जाग चुका है। सभी धर्मों को समान अधिकार होना चाहिए। भारत का संविधान सर्वोपरि है और कोई भी हो, चाहे ओवैसी हो या बर्क, कानून से ऊपर नहीं है और ना ही इस देश के मुसलमान संसद के कानून से ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आजकल आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे
कई ओपन एआई प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, एप्लीकेशंस कह लीजिए, सोर्सेज कह लीजिए, लेकिन एक खबर थी जो आपको हम कई दिनों से बताना चाहते थे, आज मौका मिला है तो आपको बता देते हैं। चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीप सीक के चलते अमेरिकी बाजारों में तबाही आई है। एआई के चलते हजारों करोड़ बनाने वाली कंपनियों के शेयर डीप सीक के आने के चलते गोता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बाकी एआई मॉडल्स की तरह डीप सीक भी लोगों के सवालों के जवाब देता है, लेकिन इस पर भी चीन ने एक तगड़ा कंट्रोल लगाया है। डीप सीक उन सवालों के जवाब नहीं देता जिनको चीन लगातार दबाता आ रहा है कि भाई छुपाता आ रहा है कह लीजिए। तियानमेन नरसंहार, तियानमेन स्क्वायर की आपको अगर कहानी याद होगी, वहां पर कैसे उसने आम जनता के ऊपर टैंक चढ़ाया था, ये सवाल पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तियानमेन नरसंहार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये खामोशी के साथ जो है वो काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन अंडर स्टेट कंट्रोल। अब क्या है डीप सीक, आपको मैं बताता चलूं, आप भी अगर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा षड्यंत्र भी समझते चलिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो। डीप सीक एक चीनी कंपनी है, ये एआई के क्षेत्र में काम करती है। डीप सीक ने भी ओपन एआई और परप्लेक्सिटी एआई जैसी कंपनियों की तरह ही अपना एआई मॉडल तैयार किया है। ये कंपनी लियांग वेंगफेंग ने बनाई है। डीप सीक ने अपना नया मॉडल R1 भी हाल ही में लॉन्च किया है। इसका कहना है कि जो जवाब ओपन एआई बिना कुछ सोचे हुए देती है, वही जवाब डीप सीक एआई पहले सोचती है और उस पर अपनी तर्क क्षमता लगाकर उसको देती है। डीप सीक ने हाल ही में अपना ऐप और चैटबॉट लॉन्च किया है। यह तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अमेरिकी बाजारों में डीप सीक ने से क्यों है कोहराम मचा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए, अमेरिका समेत दुनिया भर के टेक्नोलॉजी से संबंधित शेयर बीते डीप सीक के चलते गोता लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी एनवीडिया पर भी पड़ा है। ये सेमीकंडक्टर एआई मॉडल बनाने के लिए लगते हैं। इसके चलते एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $593 बिलियन यानी 4.8 लाख करोड़ गिर चुकी है। ये कम घाटा नहीं होता, 4.8 लाख करोड़ रुपए, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी गिरे। इसके पीछे निवेशकों का इन कंपनियों में डिगा हुआ भरोसा है। मार्केट चलता है भावनाओं पर, यानी सेंटिमेंट्स पर, इमोशंस पर। निवेशकों को लगता है कि अब एनवीडिया की उतनी हैसियत नहीं रही जाएगी जितना अब डीप सीक के आने के बाद इसको दिक्कत होने वाली है। दावा है कि डीप सीक में लगाई जाने वाली लागत भी ओपन एआई और बाकी कंपनियों से कहीं कम है। अब डीप सीक पर विवाद क्यों है? देखिए, डीप सीक एआई लॉन्च होने और जनता के बीच पॉपुलर होने के साथ ही विवादों में घिर गई। जहां बाकी एआई मॉडल उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं जिनके विषय में जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो वहीं डीप सीक कुछ विषयों में जानकारी नहीं देता या फिर जवाब देकर गायब कर देता है और वो रिस्पॉन्स डिलीट हो जाता है। ये अधिकांश विषय ऐसे हैं जिन पर चीन भी नहीं बोलता या फिर कतराता है। डीप सीक में चीन के दखल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह अरुणाचल प्रदेश तक के विषय में कुछ नहीं बताता। देखिए, चीन ने जो बदमाशियां की है वो डीप सीक उसको छुपाएगा। जहां ये विश्व के बाकी हिस्सों की विशेषताएं वहां कैसे पहुंचे और बाकी जानकारी कुछ सेकंड्स के भीतर ही दे देता है। मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड करिए आप, ओपन एआई तो बहुत फास्ट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के विषय में पूछने पर यह जवाब देता है, सॉरी ये मेरे स्कोप से बाहर है, किसी और विषय पर बात करते हैं। यही जवाब डीप सीक का लद्दाख पर भी आता है। गौरतलब है कि अरुणाचल को चीन अपना हिस्सा बताता है और अपने नक्शे में शामिल कर इस पर दावा ठोकता रहता है। इसी तरह डीप सीक चीन की भारत में घुसपैठ पर भी चुप्पी साध लेता है। वो ये तक नहीं बताता कि कितने बार भारत ने चीन में जो है घुसपैठ पर का आरोप जो वो लगाया है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर ही नहीं बल्कि डीप सीक चीनी नीतियों और बोलने की स्वतंत्रता पर भी जवाब नहीं देता। जब अमेरिकी एआई चैट जीपीटी से पूछा गया है कि क्या अमेरिकी एजेंसियां खबरों में दखल देती हैं और मीडिया को रोकती हैं, तो ये स्पष्ट जवाब देता है कि ऐसा हुआ है। कई मौकों पर यह जवाब देकर मिटा भी देता है। ऐसा ही इससे जो है दलाई लामा पर पूछे गए प्रश्न के संबंध में इसने किया। डीप सीक के एआई के इन जवाबों के चलते अब इस प्रश्न जो है काफी प्रश्न उठ रहे हैं। लोगों का कयास है कि इस एआई पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का पूरा नियंत्रण है और ये उसी की नीतियों पर चल रहा है। चलिए, आज समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने का। मन तो और था, और भी मुद्दे आपके साथ साझा करने का। कोई बात नहीं, कल आएंगे, लेकिन कल आपको दिन भर देखना है सुदर्शन न्यूज। सुबह 6 से 7 बजे के बीच से हम आरंभ कर देंगे इलेक्शन की कवरेज, और ये जनमत का ये कार्यक्रम, इसका रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे देखना ना भूलिएगा। मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।